नमस्कार दोस्तों, दिव्य नेत्र से मैं प्रीतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। बिहार एसआई प्रीलिम्स की एक और प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हूं। आप लोग इसे सॉल्व करें। अगर आपका 35 प्रश्न भी सही है तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के बीच शेयर करें। मेरे टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में ही निहित होती है, इसलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? ऑप्शन में है 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 60 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए 14 दिन पूर्व उन्हें सूचना दी जाती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 61। तो ये 14 दिन होगा इसका आंसर, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसका मौलिक अधिकार हनन नहीं हो, इसकी रक्षा किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 22 है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। 3 का डी हो जाएगा। संसद के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 22 कहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? 26 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 24 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1947 को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 22 जुलाई 1947 को। 4 का हो जाएगा डी नंबर। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को सर्वप्रथम संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, याद रखिएगा, 1946। और इसका अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एक क्या है? प्रशासनिक अधिकारी, परामर्शदात्री समिति, सलाहकार निकाय, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रशासनिक अधिकारी। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण है। पंचायत के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 खो में वर्णित है, खो में है, तथा ग्राम सभा का वर्णन अनुच्छेद 243 को में है। 243 को में है ग्राम सभा का। तो याद रखिएगा, ऐसे इतना नहीं पूछ सकता है अंदर से। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशासनिक अधिकारी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो भाग 5 में संघ के बारे में बात कही गई है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। अब भाग 6 में क्या है? भाग 6 में है राज्य के बारे में। इसमें संघ, इसमें राज्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा संघ के बारे में, तो भाग 5 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय आपात प्रथम बार में कितने दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए? तो एक बात तो है कि वित्तीय आपातकाल अभी देश में लगा नहीं है, और अगर वित्तीय आपात लगता है तो संसद के दोनों सदनों के सम्मुख 2 माह के भीतर ही इसको लाया जाएगा। और अगर पारित कर देते तो वित्तीय आपात रहेगा, नहीं तो
टल जाएगा। तो वित्तीय आपात प्रथम बार 2 माह का तक प्रवर्तन रहता है, और यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा उनका अनुमोदन हो जाता है तो इसे 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो भारत में अभी तक कभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन है, 354, 56, 60, हाँ 360 में वित्तीय आपात के बारे में चर्चा की गई है। इसका आंसर हो जाएगा 2 माह के अंदर सदनों के सम्मुख लाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है। जहाँ सामाजिक का बात आए तो इसमें लॉजिकल बात सोचिए कि क्या हो सकता है। केंद्र सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सामाजिक सुरक्षा का बात कह रहा है। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा कि समाज को इंश्योरेंस कैसे मिले, समाज को सुरक्षा कैसे मिले, तो ये केंद्र का भी जिम्मेवारी होता है, राज्य को भी जिम्मेवारी होता है इसका कि समाज सुरक्षित कैसे रहे। तो इसका हो जाएगा समवर्ती सूची में। नियोजन, कोई भी नियोजन हो, सामाजिक सुरक्षा हो, जिसमें जन कल्याण की बात हो, लगभग समवर्ती सूची में ही आता है ऐसा विषय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 का सी। रटने की ज़रूरत नहीं, समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट एक बार, तो फिर आपसे प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था। तो जॉन मथाई 1950, सी.डी. देशमुख 1948, जवाहरलाल नेहरू 1950, पी.सी. महालनोबिस 1949। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मथाई 1950। 1950 ईस्वी में ही सर्वप्रथम जॉन मथाई ने योजना आयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। वर्तमान समय में योजना आयोग अस्तित्व में नहीं है, योजना आयोग अस्तित्व में न है, अभी नीति आयोग है। एक सेकेंड, अभी योजना आयोग की जगह नीति आयोग बीजेपी गवर्नमेंट ला ली है। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मथाई 1950। मौलिक अधिकार में संशोधन करने में कौन सक्षम है। तो संविधान में अगर संशोधन होता है तो सिर्फ संसद है, ओनली फॉर संसद जिनको शक्ति है। तो राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, संसद है। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सी है। तो कौन सी दर्रा है, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, माना दर्रा, रोहतांग दर्रा। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, नहीं सी नंबर नहीं होगा इसका, 3585 है मान दर्रा, इसका रोहतांग दर्रा आंसर हो जाएगा। 5632 है, 5632 है रोहतांग दर्रा का, 5632 मीटर इसमें ऊंचाई पर है रोहतांग दर्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, रोहतांग दर्रा। याद था, सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है, मैंग्रोव किसे कहा जाता होगा, एक उसी होगा। मैंग्रोव किसे कहा जाता है, आम के पेड़ का उद्यान को, मानव निर्मित वन को, कच्छ लवन प्राकृतिक को, एक प्रकार का पशु को। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा कच्छ लवन का प्राकृतिक वन। ऐसा वन जहाँ के जंगल में पानी लवणीय प्रकृति को, जैसे सुंदरवन का डेल्टा, महानदी का डेल्टा, और कच्छ गुजरात में, तो ऐसे वन पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव, ऐसे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मिजोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा असम में। मिकिर रेंगमा पहाड़ी असम में पाया जाता है। मिकिर अलग है, रेंगमा अलग है, तो ये असम में पाए जाते हैं। 13 का हो जाएगा आंसर नंबर सी। मिकिर पूर्वोत्तर भारत के महत्वपूर्ण पहाड़ी है जो असम राज्य में अवस्थित है। अब मीरी और मिसमी की पहाड़ी अरुणाचल में, मीरी, मिसमी, अभोर, और कौन है एक भूल रहे नाम, अभोर, मिसमी, मीरी, ये अरुणाचल प्रदेश में है। मिकिर और रेंगमा असम में है। गारो खासी जनता मेघालय में है। चलिए नेक्स्ट है, नागालैंड में नगा पहाड़ी है, और मिजोरम में अराकानयोमा पर्वत श्रेणी का ही दक्षिणी विस्तार अंडमान निकोबार श्रेणी आती है। तो इसका मिजोरम में मिजो पहाड़ी,
अब मिजो पहाड़ी का ही अगला भाग है अराकानियोमा, नागालैंड में नागा पहाड़ी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, मिकीर पूछा है तो असम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल, गोसाई-थान। तो इसका आंसर हो जाएगा गोसाई-थान पर्वत। काहे कि कामेट, नंदा देवी और त्रिशूल सभी भारत में ही पाए जाते हैं, उत्तराखंड में है, और गोसाई-थान नेपाल का भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो 14 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। मानस नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है चिनाब, सिंधु, कावेरी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से क्यों नहीं, कोई नहीं। तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है जो पूर्वोत्तर भारत में बहती है, तिब्बत से होते हुए आती है। ऐसी का एक मानस नदी है, सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र का। मानस नदी इधर में है, बहती है, जो एक सिंगी गेंडा के लिए मानस वन्यजीव अभयारण्य भी है उसी के नाम पे। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो नेक्स्ट प्रश्न है। श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है या क्या कार्य करती है? ऑक्सीजन का वहन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, रोगाणुओं का विनाश, रक्त का थक्का। तो आप लोग को पता होगा कि WBC रोगाणुओं का विनाश करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो 16 का हो जाएगा रोगाणुओं का विनाश। नेक्स्ट प्रश्न है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है? सहारा है, गोबी है, थार है, कालाहारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा थार। थार मरुस्थल कहाँ पे है? भारत के राजस्थान राज्य में पड़ते हैं थार मरुस्थल। और सहारा कहाँ है? अफ्रीका में। गोबी कहाँ है? चीन और मंगोलिया बॉर्डर पे गोबी। कालाहारी कहाँ है? कालाहारी अफ्रीका में है, अफ्रीका के निचले साउथ अफ्रीका के पास है कालाहारी मरुस्थल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर थार। तो नेक्स्ट प्रश्न है। हदीस क्या है? बंदोबस्त कानून, सल्तनत कालीन कर, मनसबदार, इस्लामिक कानून। तो हदीस और कुरान इस्लामिक कानून होता है और हदीस क्या है? तो इस्लामिक कानून हो जाएगा। इसका आंसर 18 का डी। नेक्स्ट प्रश्न है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था, ठीक। और इस किले को उसने 4 महीने तक घेर कर रखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1532। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? मांडू, मांडला, चित्तौड़गढ़, हल्दीघाटी। तो मांडला की रानी थी रानी दुर्गावती, जो अकबर के साथ युद्ध की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 20 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता है? तो ऐसे द्वार मुगल काल में कि मक्का का भारतीय लोग मक्का मदीना की यात्रा पे जाते थे, किस बंदरगाह से जाते थे? सूरत के बंदरगाह से लगभग। तो इसलिए मक्का के द्वार सूरत को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है। किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन है कुलबर्ट, वास्को डी गामा, अल्मोडा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कुलबर्ट। 1664 में आए थे। इसे ही भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो। तो वारेन हेस्टिंग्स पर बी नंबर आंसर होगा। वारेन हेस्टिंग्स पर अन्यायपूर्ण एवं निरंकुश कार्य करने पर महाभियोग चलाया गया था, जो 1788 से 1795 तक भारत में रहा था। तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या सर्वाधिक थी? बंगाल से, बिहार से, दिल्ली से, अवध से
तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर अवध से। बंगाल तो 1857 ईस्वी से अलग ही रहा था, लगभग अलग ही रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा अवध। तो नेक्स्ट प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक निम्न में से स्थापना किसने किया था या कौन थे संस्थापक? जस्टिस रनाडे, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, लॉर्ड मैकाले। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का बी, बाल गंगाधर तिलक। 1880 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना महाराष्ट्र में किए थे। कब? 1880, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन कहाँ हुआ? पटना में, कोलकाता में, लखनऊ में, दिल्ली में? तो कलकत्ता में। 26 का बी नंबर होगा। उदंड मार्तंड का प्रकाशन 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया। इसका प्रकाशक युगल किशोर शुक्ला थे, युगल किशोर शुक्ला, याद रखिएगा। उदंड मार्तंड के संस्था प्रकाशक कौन थे? युगल किशोर शुक्ला। कलकत्ता से प्रकाशन हुआ था कब? 1826 ईस्वी में, 1826, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी? गोंडा, कानपुर, लाहौर, गोरखपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का डी, गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया था। काकोरी षड्यंत्र के दोषी राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित सरकारी जेल में फांसी की सज़ा दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, काकोरी का जेल डकैती जो हुआ था उसी के तहत दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 28 का क्या है? 1936 है, 1940 है, 1942 है, 1947 है। ऑप्शन हमको लगता है सब गलत है। 28 नंबर, सारा ऑप्शन हमको लग रहा है गलत। बहमनी राज्य का स्थापना 1900 में कब होने लगा? तो देख लेंगे, बाद में इसको करा देंगे, हम कमेंट सेक्शन में बता देंगे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है? जातक कथा में, सूत पिटक में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में सर्वप्रथम मिलता है, और स्तूप का अर्थ है कि एक बड़ा टीला। तो इसका आंसर ऋग्वेद होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? कोल्डिवा, मांडू, बुर्जहोम, राखीगढ़ी? इसका आंसर हो जाएगा बुर्जहोम से ही मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 30 का। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थे? कोलिय वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश, शाक्य वंश? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कोलिय वंश से संबंधित थी गौतम बुद्ध की माँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? कोई भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण उसके मांग और पूर्ति पे होता है। कितना मांग हो रहा है बाजार में और कितना पूर्ति किया जा रहा है। तो मांग और पूर्ति पे, अगर मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है तो दाम बढ़ेगा, और पूर्ति ज़्यादा है अगर मांग कम है तो कीमत कम हो जाएगी सामान का। तो इसका आंसर हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण मांग और पूर्ति पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? व्यय विभाग, राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवा विभाग? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आर्थिक कार्य विभाग। आर्थिक कार्य विभाग हो जाएगा 33 का सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? पहला में तो कृषि और दूसरा में ही भारी उद्योग को दिया गया था 56 से 61, 1956 से 61 के बीच में द्वितीय पंचवर्षीय योजना आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 34 का बी। डेट याद रखा कीजिए, बहुत ईजी है।
5 साल का था, एक बार 3 साल का उसमें रोक दिया गया था योजना को, उसके बाद फिर से कंटिन्यू। अब तो नीति आयोग ले लिया है सब कुछ। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है? 12, 16, 20, 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता प्रोटीन बनाने के लिए काम में लाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका के मूल घटक में कौन शामिल है? कोशिका झिल्ली, तो ये तो शामिल है, कोशिका के ही घटक है। कोशिका द्रव्य, ये भी। केंद्रक, ये भी। तीनों उपर्युक्त सभी कोशिका के मूल घटक में शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 36 का डी। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, विलियम हार्वे। तो 37 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर को एंटीसेप्टिक का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिकेटस एक बीमारी है, मांसपेशियों की, हड्डियों की, खून की, टिश्यू तक की। तो इसका हो जाएगा आंसर हड्डियों की, 38 का बी नंबर। रिकेटस बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है, और यह हड्डियों की बीमारी है। तो ये हड्डियों की बीमारी है, विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केचुआ से क्या लाभ है? यह परितंत्र को संतुलित रखता है, यह मच्छरों का लार्वा खाता है, यह एक अच्छा भोजन है, यह ज़मीन को उपजाऊ बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यह ज़मीन को उपजाऊ बनाता है, इसलिए केचुआ को किसानों का मित्र बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का डी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, उसे चुनिए जो शेष अन्य से भिन्न है। यकृत, पिट्यूटरी, पेनक्रियाज, किडनी। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन अलग लग रहा है? देखिए तो किडनी अलग लग रहा है। लीवर, पिट्यूटरी, पेनक्रियाज, ये सभी क्या है? पाचक ग्रंथियां हैं, और किडनी क्या है? उत्सर्जक अंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का डी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? घास, कीट घास को खाया, कीट को मेढक खाया, मेढक को सर्प खाया, मेढक को सर्प खाया, सर्प को गरुड़ खा लिया। तो ये तो सही है, तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा। अगला भी देख लेते हैं, गरुड़, सर्प, मेढक। सर्प को मेढक कभी खा सकता है? ये नहीं होगा, उसी तरह नहीं होगा, इसका आंसर ए ही हो जाएगा, 41 का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। 42 का सी नंबर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, किसी तत्व के परमाणु भार को किस में व्यक्त किया जाता है? ग्राम में, मिलियम में, किलोग्राम में, एएमयू में। एएमयू में परमाणु भार को ज्ञात किया जाता है। एटॉमिक मास यूनिट एएमयू का फुल फॉर्म होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 43 का डी। 44 देखते हैं, 44 क्या है? पादप रोग और रोग कारण सूक्ष्म जीव। तो नींबू का कैंकर रोग जो होता है जीवाणु के कारण, तो ये तो सही है, जीवाणु के कारण ही कैंकर रोग होता है। गेहूं का रस्ट कवक के कारण, तो ये भी सही है। भिंडी के पीत रोग विषाणु के कारण, तो ये भी सही, विष्णु हो गया है, विषाणु होगा इस जगह, टाइप मिस्टेक हुआ है। तो सभी सही है, तो इसका आंसर तो डी नंबर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कुछ अन्य गुणों के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा का अपवर्तन बहुत अधिक होता है। इसकी कटाई इस प्रकार की जाती है कि कोई प्रकाश किरणें यदि इसके अंदर चली जाए तो बाहर निकलने से पहले उसका कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण हीरा जगमगाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की गहराई, जल की शुद्धता, जल की मात्रा। तो आंसर हो जाएगा जल की मात्रा या जल का बहाव क्यूसेक से मापा जाता है। तो जल की मात्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, बरखान स्थलाकृति का संबंध है। ज्योग्राफी से प्रश्न है,
कहाँ पे? मरुस्थल में, तटीय मैदान में, द्वीप समूह में, मैदानी क्षेत्र में। तो इसका आंसर होगा मरुस्थल से। तो मरुस्थल में बालू के कण बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जब हवा चलती है तो बालू के कण को उड़ा के अर्धचंद्राकार नुमा एक टीला बना दिया जाता है, इसी को बरखान बोला जाता है। जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे उसमें विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा इस बात पे। तत्काल जान लीजिए, अर्धचंद्राकार आकृति का मरुस्थल में बरखान स्थलाकृति है जो बालू के टीले होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है? वन्य जीव की सुरक्षा के लिए, तो ये तो सही है। पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए, ये भी सही है। पृथ्वी की सुरक्षा के लिए। अगर जैव विविधता पे सुरक्षा करना, जैव विविधता का संरक्षण करना है तो वन्य जीव का भी संरक्षण करना या सुरक्षा करना होगा, पारिस्थितिकी तंत्र का भी सुरक्षा संरक्षण करना पड़ेगा, अब पृथ्वी का सुरक्षा करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का डी। लीलावती के लेखक हैं, तो लीलावती के लेखक कौन है देख लेते हैं। महावीराचार्य, हेमाचंद्राचार्य, भास्कराचार्य, क्या ये है? कालकाचार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य। लीलावती गणित से संबंधित, गणितज्ञ बुक थे भास्कराचार्य। गणित है, लीलावती मैथमेटिक्स है, मैथ से संबंधित लीलावती पुस्तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का सी, भास्कराचार्य। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो देख लेते हैं, रेशम, शहद, लाख, मोती। तो देखते हैं, रेशम तो कीट से ही प्राप्त होता है, शहद भी कीट से ही, लाख भी, कीट तो वही मधुमक्खी से, तो कीट ही हुआ एक प्रकार का, लाख भी कीट से ही प्राप्त होता है, लाख अनुसंधान संस्थान रांची में। तो मोती मूंगा चट्टान से प्राप्त होता है, जो समुद्र में एक कैल्शियम कार्बोनेट के चट्टान होती है, उसी से ही मोती प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 50 का डी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। चैनल अभी नया है इसलिए व्यू ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, आप लोग इसको शेयर कीजिए, दोस्तों तक फैलाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।